the previous lecture, we have already discussed about the homopolysaccharides and heteropolysaccharides. In homopolysaccharide, we have already covered the examples such as starch, cellulose and glycogen. इसकी detailed study we have already discussed in the previous lecture. So today we will discuss about the last homopolysaccharide, last example of homopolysaccharide, that is dextran. इसमें डेक्स्ट्रान की हम जो लास्ट एग्जांपल हमारी पेंडिंग थी वो हम डिस्कस करेंगे। डेक्स्ट्रान क्या है? ये एक होमोपॉलीसेक्राइड है। होमोपॉलीसेक्राइड, इसमें जो डेक्स्ट्रान की स्ट्रक्चर होती है वो स्ट्रक्चर हाईली ब्रांच्ड पॉलीमर होता है ग्लूकोज का। इट इज द हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होती है, हाईली branched structure of glucose polymer। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो नियर अबाउट 50,000 तक होता है और इसको सिंथेसाइज किया जाता है कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से। सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे हम स्टार्च था जो कि स्टार्च, सेलुलोज जो कि एनिमल और प्लांट में एज ए स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोरेज होती थी, लेकिन ये जो डेक्स्ट्रान होता है इसको सिंथेसाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अब इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसमें लीनियर स्ट्रक्चर भी होता है एंड ब्रांच स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। अगर इसमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो इसमें लिंकेज कैसी होगी? फॉर लीनियर स्ट्रक्चर, इसी का ले लेते हैं हम, लीनियर स्ट्रक्चर एंड ब्रांच स्ट्रक्चर। अगर लीनियर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो इट मींस इसमें जो लिंकेज है दैट लिंकेज इज 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लीनियर स्ट्रक्चर में लिंकेज इसकी क्या होगी? 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर में इसमें जो लिंकेज होती है दैट इज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये लिंकेज दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है इसका, ब्रांच स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। इनकी अलग अलग लिंकेज होती है। इट मींस जो इसमें ग्लूकोज होते हैं ना, दैट ग्लूकोज, जो फर्स्ट ग्लूकोज है उसका C1 किसके साथ लिंक करता है? C6 अल्फा ऑफ द ग्लूकोज, नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ। और जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है उसमें जो C1 है, कार्बन 1, वो फोर्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज के साथ लिंकेज करता है और इसी तरह से ये इसकी रिपीटेड यूनिट्स आगे की आगे लिंक करती रहती है, फर्स्ट फोर्थ के साथ, फिर फर्स्ट फोर्थ के साथ आगे की आगे रिपीटेड यूनिट्स होती है। क्योंकि आपको पता है पॉलीसेक्राइड्स में मोर देन 10 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स प्रेजेंट होती है। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट विल फॉर्म विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन। ये एक विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है एंड इट इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय द टिश्यू में मेटाबॉलिज्म नहीं होता इसका, क्योंकि ये सिंथेसाइज भी किससे होता है? बैक्टीरिया से इसको सिंथेसाइज किया जाता है। एंड इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये मेटाबोलाइज तो नहीं होता, इसमें जब इसको एडमिनिस्टर किया जाता है इंट्रावीनस इसको एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है तो ये क्या होता है? रिटेन कर लेता है वाटर को। जब भी सर्कुलेशन होती है वाटर रिटेन कर लेता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के कारण
इसको प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है तब यूज किया जाता है। सो दिस इज, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रॉन के इंजेक्शन लगते हैं जब प्लाज्मा लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, प्लाज्मा की कमी हो जाती है, तब डेक्स्ट्रान के इंजेक्शन आईवी इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो इसीलिए इसमें क्या करता है, ये मोस्टली जितना भी जो जब इसको आईवी इंजेक्ट किया जाता है, वाटर जितना भी है उसको रिटेन कर लेता है ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। उस प्रॉपर्टी के कारण ये प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेक्स्ट्रॉन which is the example of homopolysaccharides, जिसमें एक ही ग्लूकोज यूनिट होती है। हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है इसका, मॉलिक्यूलर वेट 50,000 के अराउंड होता है। बैक्टीरिया से सिंथेसाइज किया जाता है। दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, एक तो लीनियर होता है, ब्रांच होता है। इसमें लिंकेज कितनी होती है, फर्स्ट ग्लूकोज की C1 का लिंकेज होती है सेकेंड ग्लूकोज के C6 के साथ इन द लीनियर स्ट्रक्चर। एंड इन द ब्रांच स्ट्रक्चर जो कार्बन 1 है वो लिंकेज करता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज करता है फोर्थ ऑफ द नेक्स्ट ग्लूकोज। इसी तरह से रिपीटेड यूनिट चलती रहती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन करके विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करता है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द होमोपॉलीसैकेराइड्स। इफ वी मूव टू द हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, आपको बताया था कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, हेटेरो मींस डिफरेंट, इसमें जो लिंकेज होती है उसमें तो सारे ग्लूकोज थे, उसमें लिंकेज अलग अलग थी, कोई फर्स्ट फोर्थ के साथ अटैच है, फर्स्ट सिक्स के साथ अटैच है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। इसमें जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स हैं, इसमें दो अलग अलग ग्रुप हैं, वो उनकी रिपीटेड यूनिट है। जैसे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ अटैच है और उसी की रिपीटेड यूनिट चलती जा रही है। तो these are the homopolysaccharides. Example of the homopolysaccharides are heparin, hyaluronic acid, and chondroitin sulfates. These are the examples. So let us start about the heteropolysaccharides. First example is heparin and second is hyaluronic acid and next is that is chondroitin sulfates. Chondroitin sulfates. So these are the examples of heteropolysaccharides. First of all, let us discuss about the detailed study of heparin, hyaluronic acid and chondroitin sulfates. First of all, we will discuss about the heparin. First one is heparin. Heparin is also a heteropolysaccharide. इन हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स को, जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है उनको म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कहा जाता है। और ये जो हेपारिन है, ये मोस्टली क्या करता है, नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट है। हेपारिन क्या है, नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट है, जो क्या करता है, एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, which is produced by the mast cell. किसमें कौन प्रोड्यूस करता है इसको, मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है। तो हेपारिन इज द naturally occurring anticoagulant जो कोगुलेशन नहीं होने देता। नाउ हेपारिन एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड है। जो हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं ना, ये मोस्टली म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड वो होते हैं जो क्या हेक्सोसामाइन कंटेन करते हैं, और हेक्सोसामाइन क्या है, एक तरह की अमीनो शुगर है, एंड यूरोनिक एसिड होता है इसमें। अब वो
हेक्सोसामाइन ग्लूकोसामाइन भी हो सकता है, गैलेक्टोसामाइन भी हो सकता है। जो हेक्सोसामाइन है दैट इज अमाइनो शुगर, इसको अमीनो शुगर कहते हैं, और यूरोनिक एसिड उसका कॉम्बिनेशन होता है। हम हेपारिन के बारे में पढ़ रहे थे। हेपारिन में नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट है, एसिडिक म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसकी जो नेचर है वो कैसी होती है, एसिडिक, एसिडिक इन नेचर। एक तरह से इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एसिडिक है, और ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, बाय द मास्ट सेल। मास्ट सेल को लिवर में भी हो सकते हैं, लंग्स में हो सकते हैं, स्प्लीन्स में, एंड सेल ऑफ द लार्ज आर्टरीज में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें कि ये किससे बना होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है, रिपीटिंग यूनिट्स होती है किसकी, एन सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन की एंड डी ग्लूकुरोनिक एसिड रेसिड्यूज की। तो इट इज फॉर्म्ड बाय कैसे बना होता है, रिपीटेड यूनिट्स। किसकी रिपीटेड यूनिट होती है, सल्फेटेड एन सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन एंड सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन एंड डी ग्लूकुरोनिक एसिड, डी ग्लूकुरोनिक एसिड। इसकी रिपीटेड यूनिट से हेपारिन की फॉर्मेशन होती है। ये जो हेपारिन है ये यूज किया जाता है फॉर द इन विट्रो एंड इन विवो स्टडीज के लिए। इन विट्रो इन विवो स्टडीज क्या होती है, इन विवो स्टडीज होती है जो टेस्टिंग की जाती है। कोई भी जैसे कोई न्यू ड्रग बनी है तो उसमें उसकी टेस्टिंग करने के लिए एनिमल स्टडी की जाती है, उसको इन विवो स्टडी कहा जाता है। उसकी किस तरह से थेराप्यूटिक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रहा है वो इन विवो। अब इन विट्रो स्टडीज वो स्टडीज होती है कि वैसा ही सेम एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बाहर क्रिएट किया जाता है, उसको इन विवो स्टडी की जाती है। जैसे हमारा जीआई टाइप में कोई स्टडी करनी है एनिमल के ऊपर स्टडी ना करते हुए, उसी तरह की पीएच का कोई सॉल्यूशन बनाकर फिर उसमें डिसोल्यूशन करके हम बाहर ही उसी चीज की स्टडी कर सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, वो होती है इन विट्रो स्टडीज। तो हेपारिन को हम इन विवो के लिए भी और इन विट्रो के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंटीकोगुलेंट है तो ये क्या होता है, इट इज आल्सो हेल्पफुल टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। कैसे, जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है तो ये उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता। ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। जब प्रोथ्रोम्बिन को हम कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में, तो उसकी कन्वर्जन को inhibit the conversion प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होने देता, जिससे ये क्या प्रिवेंट करता है, ब्लड क्लॉटिंग को। सो दिस इज अबाउट द हेपारिन। ये हमारा हेपारिन के बारे में है कि हेपारिन क्या होता है, नेचुरली अकरिंग एंटीकोगुलेंट होता है जिसकी नेचर कैसी है, एसिडिक नेचर का है। कैसे बनता है, जो रिपीटेड यूनिट्स होती है इसमें एन सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकुरोनिक एसिड। आपको मैंने बताया था कि जो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं इसमें हेक्सोसामाइन होता है और यूरोनिक एसिड होता है। जो हेक्सोसामाइन होता है दैट हेक्सोसामाइन आर अमीनो शुगर्स, अमीनो शुगर्स होती है ये। यूरोनिक एसिड, इसमें हेक्सोसामाइन क्या है, एन
एंड यूरोनिक एसिड में डी ग्लूकुरोनिक एसिड यूज किया जाता है। अब जो हेक्सोसामाइन है वो ग्लूकोसामाइन भी हो सकता है या फिर यहाँ पे ग्लैक्टोसामाइन भी हो सकता है। दीज आर द अमाइनो शुगर्स। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होने देता, तो ये ब्लड क्लॉटिंग को भी इनहिबिट करता है। सो दिस इज अबाउट द हेपरिन। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट जो हमारा हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, दैट इज hyaluronic acid. Second one is hyaluronic acid. This is also heteropolysaccharide or you can say that mucopolysaccharide. So hyaluronic acid क्या है? ये भी एक तरह का म्यूकोपॉलीसेकेराइड है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कनेक्टिव टिश्यू में, कार्टिलेज में, साइनोवियल फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। तो इट इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेजेस एंड साइनोवियल फ्लूइड्स। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है? ये जेली लाइक होता है। अब जेली लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होने के कारण ये लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। अब हम बात करें इसकी फॉर्मेशन की कि ये कैसे बनता है, कौन सी रिपीटेड यूनिट होती है, कौन सा हेक्सोसामाइन है इसमें, कौन सी यूरोनिक एसिड इसमें इंक्लूड है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड यूनिट ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इट इज फॉर्म्ड बाय जो इसमें रिपीटेड यूनिट है उसमें कौन कौन सी रिपीटेड यूनिट्स है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड और कौन सा इसमें यूरोनिक एसिड है? ग्लूकुरोनिक एसिड, डी ग्लूकुरोनिक एसिड। इसकी रिपीटेड यूनिट्स हैं, रिपीटेड यूनिट्स। सो दिस इज इसकी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और डी ग्लूकुरोनिक एसिड की फॉर्मेशन से इसको बनाया जाता है। इसकी रिपीटेड यूनिट्स है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल उसके तरह ही है। इसमें सिर्फ एन एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है जिसमें NHCOCH3 यहाँ पे नीचे इस पे ऐड हो जाता है जो कि बीटा 1,4 लिंकेज होती है। जो एन एसिटाइल है इसका फर्स्ट कार्बन जो ग्लूकोसामाइन है इसके 4th कार्बन के साथ अटैच होता है, तो इसमें 1,4 लिंकेज होती है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एन एसिटाइल का जो फर्स्ट कार्बन है वो 4th कार्बन ऑफ द ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ अटैच होता है। सो दिस इज अबाउट द hyaluronic एसिड। अब हम बात करें आफ्टर दिस जो हमारा थर्ड है कॉन्ड्रोइटन सल्फेट्स। ये भी एक तरह का म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स है। आप इसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स एक ही बात है। जो कॉन्ड्रोइटन सल्फेट्स है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द कार्टिलेजेस, टेंडन्स में प्रेजेंट होता है। टेंडन्स क्या होता है? जो मसल को बोन के साथ अटैच करती है उसको कहते हैं। अब इसमें जो कॉन्ड्रोइटन सल्फेट्स हैं ये आगे 3 कैटेगरी के हैं। कॉन्ड्रोइटन सल्फेट ए,
इसकी 3 कैटेगरीज हैं। एक तो कॉन्ड्रॉइटन सल्फेट ए, कॉन्ड्रॉइटन सल्फेट A, and second one is chondroitin sulfate B, and third one is chondroitin sulfate C। 3 कैटेगरी है इसकी, 3 क्लासेस हैं। जो इसकी टाइप्स हैं 3 तरह की होती है। जो कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट ए है ये मोस्टली बोन्स और कार्टिलेजेस में प्रेजेंट होता है, एंड कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट बी है यूज फॉर द स्किन, एंड कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट सी यूज फॉर द टेंडन्स। तो ये 3 इस तरह की कैटेगरी है। ये कार्टिलेजेस और टेंडन्स में प्रेजेंट होता है। इसमें इसकी अगर यूनिट देखी जाए तो रिपीटेड यूनिट कैसे बनता है? ये रिपीटेड यूनिट्स होती हैं इसकी एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन एंड डी ग्लूक्रोनिक एसिड फॉर्म्ड बाय रिपीटेड यूनिट्स ऑफ एन एसिटाइल ग्लैक्टोसामाइन and D glucuronic एसिड। इनकी रिपीटेड यूनिट होती है एन ग्लैक्टोसामाइन की और डी ग्लूकुरोनिक एसिड की, ये रिपीटेड यूनिट से बनता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। हमने आज जो कवर किया है, हेट्रोपॉलीसेक्राइड जो होमोपॉलीसेक्राइड था उसमें डेक्स्ट्रान कवर किया है। डेक्स्ट्रान में हमने ये पढ़ा था कि वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर वेट उसका पढ़ा था, कैसे सिंथेसाइज किया जाता है और बहुत ही वाटर को अब्जॉर्ब करके विस्कस कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है, एंड मेटाबोलाइज्ड नहीं होता वो टिश्यू में और वो प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट की तरह यूज किया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया हेट्रोपॉलीसेक्राइड के बारे में। हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? इसको म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स भी कहा जाता है। ये क्या है? इसमें हेक्सोसामाइन्स होते हैं जो कि अमीनो शुगर है, यूरोनिक एसिड होता है। अब जो हेक्सोसामाइन वो ग्लूकोसामाइन भी हो सकती है या फिर ग्लैक्टोसामाइन भी हो सकती है विद यूरेनिक एसिड के साथ। अब ये जो रिपीटेड यूनिट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है और हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बनाती है। इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल किया था हेपारिन विच इज नेचुरली अकरिंग एंड एंटीकोगुलेंट एंड एसिडिक इन नेचर। इसमें जो रिपीटेड यूनिट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? एन सल्फेटेड ग्लूकोसामाइन जो कि अमाइनो शुगर है, एंड डी ग्लूकुरोनिक एसिड जो कि ब्लड कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट ही नहीं होने देता तो उसको प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड था हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड में क्या था? इसमें ये कैसे बनता है? हाइलुरोनिक एसिड म्यूकोपॉलीसेक्राइड है जो कि प्रेजेंट होता है इन द कनेक्टिव टिश्यू में, कार्टिलेजेस में, साइनोवियल फ्लूइड्स में। जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ये लुब्रिकेशन की तरह, इसकी जो कंसिस्टेंसी है इस तरह की होती है जो कि लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। इसमें जो रिपीटेड यूनिट्स होती है दैट आर एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आ जाएगा, फिर उसके बाद डी ग्लूकुरोनिक एसिड है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का फर्स्ट कार्बन एंड ग्लूकुरोनिक एसिड का 4th कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ कनेक्ट होता है। उसके बाद हमने जो थर्ड पढ़ा था हेट्रोपॉलीसेक्राइड दैट इज कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट्स। कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट्स 3 तरह के हमने एग्जांपल 3 टाइप्स के होते हैं। सल्फेट कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट ए बी सी अलग अलग पर्पस के लिए, जो कि जो कॉन्ड्रॉइटिन सल्फेट ए है ये कार्टिलेजेस और बोन्स के लिए, एंड बी फॉर स्किन एंड सी फॉर टेंडन्स। तो ये इसमें कार्टिलेजेस और टेंडन्स भी प्रेजेंट होता है और इसमें जो रिपीटेड यूनिट्स होती है वो होती है एन ग्लैक्टोसामाइन की विद डी ग्लूकुरोनिक एसिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें हम पढ़ेंगे
हमें भी कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से टेस्ट आ जाते हैं, जिससे हमें पता चले विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें जो टेस्ट सॉल्यूशन है, अलग अलग टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, उसके अंदर डिफरेंट रिएजेंट्स की एडिशन करते हैं, जो कि जिससे हमें ये पता लगता है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट और नॉट, उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। अगर उसमें जो भी फिजिकल चेंजेस आते हैं उससे हमें पता लग जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव टेस्ट, और उस क्वालिटेटिव टेस्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारे दो टॉपिक पेंडिंग है इस कार्बोहाइड्रेट यूनिट की, दैट इज क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी से या फिर एक्सेसिव से क्या डिजीज हो जाती, डिजीज होने की चांसेस है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीसेकेराइड्स। हमने मोनोसेकेराइड्स कवर कर लिया है, ओलिगोसेकेराइड्स हो गया इसमें, और पॉलीसेकेराइड्स जो कि उसकी क्लासिफिकेशन है हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट एंड डिजीजेस रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो अभी आप यहाँ तक इसको अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।